जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। लें जी, हम पास्ट पेपर सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए थे और उर्दू को हम सॉल्व कर रहे थे, उसके पुराने सवालों को देख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के, बिकॉज़ योर टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। पीर फरतूत की तरकीब किन मानों में इस मुश्तमिल है? पीर फरतूत, पीर बोलते हैं ना, पीरो जवां, पीर बोलते हैं बूढ़े को। पीर फरतूत होता है जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो, उसको बोलते हैं पीर फरतूत। ये चंद तराकीब मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको कहा था कि एलएमएस की जब आप एक्सेस लेंगे तो वहाँ पे आपको सारी मुकम्मल आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। दुख्तरे रज़ किसको बोलते हैं जी? अंगूर की बेटी को, मतलब कि शराब को। अंगूर की बेटी शराब, आपको पता है ना, अंगूर को कशीद कर शराब तैयार की जाती है, राइट। शेख व शाब, शेख व शाब बोलते हैं, शेख होता है बूढ़ा, शाब बोलते हैं शबाब वाला, जवान। शेख व शाब के मानी होते हैं जवान, बूढ़े और जवान के। दीदा व दीद बोलते हैं हम, दीदा व दीद बोलते हैं बनफ्स नफीस, किसी को जाकर मिलना, वन ऑन वन किसी से जाके मिलना, एक दूसरे की मुलाकात करना, ये दीदा व दीद होता है। साहिब फिराश बोलते हैं ऐसा बंदा जो बेचारा बिस्तर पे हो, इतना बीमार हो और वहाँ से उठ ना सके, वो साहिब फिराश होता है। हुज्जत तमाम करना, हुज्जत तमाम करने का मतलब ये होता है कि किसी काम के अंदर कोई ऐसी दलील दे देना कि उसके बाद कोई और बहाना ना बचे, वो हुज्जत तमाम करना होता है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है सवाल मरूर अयाम। मरूर अयाम किसको बोलते हैं जी? मरूर ये गुज़रे हुए दिन जो होते हैं ना, जो गुज़रा हुआ वक्त होता है, उसको मरूर अयाम बोलते हैं जी। खुल खेलना एक मुहावरा है। खुल खेलना का मतलब होता है बिल्कुल आज़ाद हो जाना। अब मुहावरा क्या होता है? मुहावरे में आपको पता है वो होता है, कौन सा मानी होता है? मजाजी मानी होता है, जबकि रोज़मर्रा में हकीकी मानी होता है, याद रखना है। दांतों में पसीना आना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इस मुहावरे का मतलब है। आगे है जी टामक टोइयाँ मारना, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब होता है कयास आराई करना। कयास आराई का मतलब सिर्फ अंदाजे से कोई बात करना, मतलब कि आप यूँ कह लो कि सिर्फ फोरकास्ट करना किसी चीज़ की, ये होता है टामक टोइयाँ मारना। गंगा नहाना, गंगा नहाना ये मुहावरा, इसका मतलब है किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना। जैसे बीड़ा उठाना होता है ना, बीड़ा उठाना, वैसे ही गंगा नहाना किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देना। आगे सबक सर होना, सबक सर होना मुहावरा है, इसका मतलब होता है बेइज्जत होना। क्या होना जी? बेइज्जत होना। आगे हमारे पास है जी गिरा से बांधना। हम कहते हैं ना, मेरी गल पले नाल बन लै मुंडिया। गिरा से बांधना मतलब कि किसी बात को खूब याद रखना, अंडरस्टैंड। आगे है जी हफ्त ख्वाह सर करना। हफ्त ख्वाह सर करना होता है बहुत मुश्किल काम सर अंजाम देना, हफ्त ख्वाह सर करना। गतरबूद करना, गतरबूद मुहावरा भी है, रोज़मर्रा भी है जी। इसका मतलब होता है खलत मलत करना। क्या जी? खलत मलत करना, चीज़ों को इंटरमिक्स कर देना। खेत रहना, ये भी मुहावरा है, इसका मतलब है कि जंग में दुश्मन के कई फौजी खेत रहे, मतलब कि लड़ाई में मारे जाना। खेत रहना, लड़ाई में मारे जाना। टाइम टाइम फ़िश एक ज़रबुल मसल है, इसके मानी होते हैं ज़बानी जमा खर्च करना और नतीजा कोई ना निकालना, टाइम टाइम फ़िश हो जाना। अंडरस्टैंड जी। ज़रबुल अमसाल मैंने आपको एक लिस्ट भी दी थी, मैंने कहा था कि अगर आपने मज़ीद इन डिटेल पढ़ने हैं, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रबुल अमसाल हैं, तो एलएमएस की एक्सेस लें, वहाँ से इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी यहाँ तक जितना मुझसे पॉसिबल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा दूँ। दान पान होना एक मुहावरा है। दान पान होने का मतलब होता है दुबला पतला होना। ये कहा जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दान पान के आदमी थे, मतलब कि दुबले पतले आदमी थे। अब मुहावरे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मजाजी मानी दे, ठीक है जी। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि अपने हकीकी मानी दे, अंडरस्टैंड जी। नमाजी का टका, नमाजी का टक्का होता है जी। इसका मतलब ये होता है कि फ़ेल बद की, बुरे काम की सज़ा लाजमी मिल के रहती है, ठीक है जी। आगे है जी लफ्ज़ पहनावा। कवायद की रूह से क्या है? जामिद है, मसदर है, या इसमें हासिल मसदर है, या मुतफ़िल मुतअद्दी है। पहनावा जो है ना, ये इसम हासिल मसदर है। अब हम देख लेते हैं जामद क्या होता है, मसदर क्या होता है, मश्तक क्या होता है, और ये चीज़ें, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए जी। इसम जामिद क्या होता है जी? इसम जामिद हम उसे बोलते हैं, जामद है ना, मतलब कि जमा हुआ, ऐसे यूँ समझे, स्टैटिक, ठीक हो गया। तो इसम जामिद हम बोलते हैं, मतलब कि ऐसा इसम जो किसी और लफ्ज़ से माखूज ना हो और ना ही इससे कोई लफ्ज़ जो है आगे से निकल सकें। ऐसा लफ्ज़ जो ना खुद किसी से निकला है और ना इससे आगे कोई लफ्ज़ निकल सकते हों, ये जामिद होता है। जमा हुआ, स्टैटिक, रुका हुआ, ठीक है।
मतलब कि आदमी, अब आदमी से कोई आगे नया लफ्ज़ निकाल के दिखाओ। ठीक है, पानी, दरख्त, हवा, किताब। तो जामिद का मतलब ऐसा इसम जो कि जमा हुआ है, ना उससे कोई इसम निकलता है ना वो किसी इसम से निकला हो। राइट जी, आगे चलते हैं। अब आगे है जी मश्तक। इसम में मश्तक क्या होता है? मतलब कि ऐसा इसम जो किसी और लफ्ज़ से निकला हो, वह क्या होता है जी? इसम मश्तक होता है। ठीक है, यानी इसम जामिद या मस्दर से बनाया गया हो, इसम मश्तक कहलाता है। इसकी मिसाल हमारे पास क्या है जी? जो लफ्ज़ आलिम है वो निकला है किससे? इल्म से। आगे कातिब है, कातिब का लफ्ज़ अब ये मश्तक है ना, किससे निकला है? लिखने से निकला है। ठीक है जी। तालिब इल्म जो होता है ये मश्तक है, किससे निकला है? तलब से। बा किरदार, अब ये मश्तक है लफ्ज़, किससे निकला है? किरदार से। अंडरस्टैंड? तो मश्तक वो होता है जो जो किसी और से निकले, वो मश्तक होता है जी। राइट। अब आगे आ गया मस्दर हमारे पास। तो मस्दर क्या होता है? ये वो लफ्ज़ होता है जो किसी अमल या फ़ेल का नाम हो और जिससे फ़ेल और इसम मश्तक बनते हों। राइट जी। अब ये असल बुनियाद है, ये जड़ है जिससे आगे क्या बन रहा है जी? जिससे आगे मश्तक बन रहा है आपके पास। अंडरस्टैंड जी? जिससे आगे क्या बन रहा है जी? मश्तक बन रहा है। ओके जी। तो ये हमारे पास मस्दर है। आसान अल्फाज में मस्दर वो जड़ है जिससे फ़ेल और इसम बनते हैं। ठीक है जी। फ़ेल और इसम बनते हैं, ये मश्तक इधर से निकलता है जी। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं कि मस्दर से कैसे निकल रहे हैं फ़ेल और इसम। राइट। अब मस्दर देखें जी, सबसे पहले मस्दर है लिखना। अब इससे देखते हैं क्या क्या निकलता है। फ़ेल देखते हैं इससे कौन सा निकला है। लिखना से है लिखता, वो लिखता है। अब मश्तक किससे कौन सा निकला है जी? लिखने वाला कौन होता है जी? कातिब होता है ना। या लिखना क्या होता है? तहरीर होती है। तो ये मश्तक है, मतलब कि मश्तक ये सारे के सारे इसम हैं हमारे पास। आगे है जी पढ़ना, ये मस्दर है। इससे फ़ेल कौन सा है? वो पढ़ता है, ये फ़ेल आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो मश्तक है वो कारी है, ये इसमें हमारे पास, इसमें मश्तक कारी। ठीक है। और तालीम, एजुकेशन और टीचर, ये हमारे पास क्या है जी? ये मश्तक हैं। आगे है जी सोना, ये हमारे पास मस्दर है, इससे वो सोता है, ये फ़ेल आ गया। ठीक है। और इसका हमारे पास जो मश्तक है, जो नाउन है, जो इसमें, वो नींद होती है या ख्वाब होता है। चलना हमारे पास मस्दर है, इससे फ़ेल क्या है जी? वो चलता है। और इससे मश्तक जो है राही होता है ना, चलने वाला, और रफ्तार होती है, स्पीड आपकी। अच्छा, इसम हासिल मस्दर जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल था, हासिल मस्दर क्या होता है? इसमें हासिल मस्दर वो इसम है जो मस्दर से हासिल होने वाले नतीजे, असरात या हालत को ज़ाहिर करे। मतलब कि मस्दर से जो हमारे पास जो इसम या मश्तक निकला था, उसके असरात या उसका नतीजा उससे ज़ाहिर हो, उसका रिज़ल्ट बने। इसम हासिल मस्दर वो इसम है जो मस्दर से निकल के मस्दर से हासिल होने वाले नतीजे, असरात या हालत को ज़ाहिर करे, वो इसम हासिल मस्दर है। इसम हासिल वो लफ्ज़ है जो किसी अमल के नतीजे में हासिल होने वाली हालत या कैफियत का नाम हो। ठीक है। मतलब कि कोई अमल हुआ है और उस अमल के नतीजे में जो कैफियत डिवेलप हुई है या जो हालत डिवेलप हुई है, वो इसम हासिल मस्दर होगा। अब इसको देखें आप। देखें जी, मस्दर हमारे पास क्या था जी? पढ़ना। ठीक है। अब पढ़ने के अमल के बाद जो नतीजा या कैफियत, जो हालत होगी, वो क्या होगी? वो तालीम होती है। ठीक है, ये इसम हासिल मस्दर है। सोना, अब ये मस्दर है हमारे पास, सोने के नतीजे में जो कैफियत, जो हालत बनती है, वो क्या होती है? नींद, इसम हासिल मस्दर। बोलना, ये मस्दर है, इसके नतीजे में जो कैफियत और हालत प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी? तकरीर होती है ना, नतीजा तकरीर ही निकलता है बोलने का। सोने का नतीजा नींद ही निकलती है ना, पढ़ने का नतीजा तालीम ही होता है ना। उसके बाद मरना, अब मरने का नतीजा या असर या कैफियत क्या होती है? मौत। ठीक है जी। आगे हमारे पास लफ्ज़ है हंसना, हंसने की कैफियत क्या होती है हमारे पास? हंसी होती है। अंडरस्टैंड जी? जी, तो यहाँ तक आपको इन कॉन्सेप्ट्स की मुकम्मल तौर पे समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब अगला सवाल हमारे पास है जी, ये सवाल हमारे पास है, दान पान होना हो गया, मुहावरा के लिए ज़रूरी है, रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है। और हाँ, ये हो गया आपके पास लफ्ज़ पहनावा कवायद की रूह से। इसम हासिल मस्दर, ये अब आपको पता चल गया। मस्दर क्या होता है, जामिद क्या होता है, मुतअद्दी क्या होता है। आपको पता है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इंग्लिश के अंदर, आपने वहाँ से इसको सीख लेना चाहिए, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव होता है फ़ेल मुतअद्दी होता है, जो इंट्रांजिटिव होता है फ़ेल गैर मुतअद्दी। तो फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जिसको अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए या मफ़ऊल चाहिए।
जिसको मफ़ऊल चाहिए होगा वो फ़ेल मुतअद्दी है, जिसको मफ़ऊल नहीं चाहिए होगा उसके बगैर ही अपना मीनिंग दे दे वो फ़ेल गैर मुतअद्दी होगा या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। अंडरस्टैंड जी? चलें आगे चलते हैं। अब वो ये कहता है कि ये वाला लफ्ज़ जब हम हिजू करते हैं, मतलब स्पेलिंग जब हम करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, तो कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है? तो चौधरी होता है लफ्ज़। क्या जी? चौधरी। ठीक है जी, ये सवाल पूछा गया है, ग़ालिबन 2-3 दफ़ा पूछा गया है। किसी मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर साहिब कहना इल्म बयान की रूह से क्या है? मजाज़ मुरसल है। क्या है जी? मजाज़ मुरसल है। मैंने आपको बताया था कल, तशबीह भी बताई, इस्तारा भी बताया, किनाया भी बताया, मतलब कि छुपा हुआ होना किसी बात का। अंडरस्टैंड? मजाज़ मुरसल क्या होता है? कि मजाजी मानी जो भेजा गया हो वो मजाज़ मुरसल होता है। इस पर भी मुकम्मल बात हो चुकी है। अगर आपने मिस कर दिया तो वो लेक्चर सुने, या एम एस पे मुकम्मल एक्सेस ले लें आप। मेरा चांद आ गया, इस जुमले में कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? इस्तारा। इस्तारा वो था जब एक चीज़ को बिल्कुल दूसरी चीज़ कह दिया जाए कि ये चांद है, ये शेर है। अगर कहें कि ये चांद जैसा है, शेर जैसा है, तो ये तशबीह हो जाती है। आमद है करबला के नेस्ता में शेर की, इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है? देखो, एक इंसान को, मतलब इसमें इमाम हुसैन को ही कहा गया है, शेर कहा गया है, मुकम्मल तौर पे बायने ही शेर कह दिया गया है, तो ये भी इस्तारा है। इस्तारा का मतलब होता है मुस्तार लेना या उधार लेना। उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा को इस्लाह में क्या कहेंगे? ये तलमी है। तलमी बोलते हैं जब भी किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसको तलमी बोलते हैं। अंडरस्टैंड जी? कता, आगे सवाल हमारे पास है, कता कितने अशार पर मुश्तमिल होता है? इसमें जो है आपको पता है कि तादाद पर कोई कतगन नहीं है जी, तादाद पे कोई कतगन नहीं है। कता किसी को बोलते हैं? टुकड़े को बोलते हैं। नुस्खा हाय वफा किसका मजमूआ है? ये फैज़ अहमद फैज़ का है। ठीक है जी। नक्श फरियादी गालबन इनका, नक्श फरियादी इनका पहला मजमूआ था जी। नक्श फरियादी गालिब का वो शेर है ना, नक्श फरियादी है किसकी? शोखी तहरीर का। कागज़ी है पैरहन सब पैकर तस्वीर का। राइट, तो वहाँ से फैज़ ने अपना वो किताब का नाम लिया, नक्श फरियादी। हयात जावेद किसकी सवाने उमरी है? हयात जावेद है जी सर सैयद अहमद ख़ान की। राइट, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। हाली बायोग्राफ़ी के अंदर बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने सवाने उमरियाँ काफ़ी सारी लिखी हैं। हयात सादी भी लिखी है, ठीक है क्या, और यादगार गालिब भी लिखी है, गालिब की ज़िंदगी पे। आतिश पारे किस अफसाना निगार का वलीन अफसानी मजमूआ है? आतिश पारे है जी सआदत हसन मंटो का। ठीक है, और एक नया कानून जो है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इनका है। ठंडा गोश्त भी इनका है। खोल दो, ये भी इनका है। और एक और है, वो एक शहर के नाम से है, टोबा टेक सिंह, वो भी सआदत हसन मंटो साहब का। बाकी इशफाक अहमद साहब का गडरिया आपको बहुत ज़्यादा मशहूर होगा। ठीक है जी। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ हैं जी हाफिज़ महमूद शेरानी। हाफिज़ महमूद शेरानी साहब ने पंजाब में उर्दू की किताब लिखी है। आगे हम आते हैं तो सोज़े वतन, सोज़े वतन ये अफसाने थे 5 किसके? मुंशी प्रेमचंद के, जो कि तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे। दस्त तहे संग ये है जी किसका? फैज़ अहमद फैज़ का है जी। ठीक है। नून मीम राशिद का जो मजमूआ कलाम है वो उसका नाम है मावरा। ठीक है। उर्दू की आखिरी किताब लिखने वाले ये किताब है जी इब्न इंशा की। ये इनकी और भी किताबें हैं, जैसे चलते हो तो चीन चलें, इब्न बतूता के ताक़ुब में, दुनिया गोल है, तो ये इनके हैं। ठीक है, इन्होंने मज़ाह भी लिखा है और ये सफ़रनामे भी लिखे हैं। राइट जी। तो उर्दू की पहली किताब, उर्दू की आखिरी किताब ये इब्न इंशा ने ये किताब लिखी है। उर्दू की पहली किताब ये जो है जी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का नाम है। और उर्दू की दूसरी किताब, ये किताब लिखने वाले हैं जी इस्माइल मेरठी। ये वैसे किताब का नाम है, ये ऐसे नहीं है कि ये पहली किताब यही लिखी गई थी, ये किताब का नाम है। कुलियात यगाना किसने तरतीब दिया? डॉक्टर जमील जालबी ने, डॉक्टर जमील जालबी साहब ने। जहान दानिश का ताल्लुक़ किस सिनफ़ नसर से है? आपको पता है, आप बीती से है। आप बीती क्या होता है? खुद नविश्त, जो बंदा अपनी ज़िंदगी के ऊपर खुद लिखे, वो आप बीती होती है। सवाने उमरी जब आप किसी और की ज़िंदगी के ऊपर लिखें। और हाली का नाम बहुत मशहूर है। गुलाम अब्बास का नावलट कौन सा है? गोंदनी वाला तकिया जो है वो इनका नावलट है। राइट जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें लास्ट में। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि हुमायूं के मदीर कौन थे? अब मदीर कौन होता है? जो एडिटर होता है ना किसी अखबार का, किसी रिसाले का, किसी जरीदे का, उसको मदीर बोलते हैं। ठीक है जी। तो मियाँ बशीर अहमद जो हैं ये इसके हुमायूं के मदीर थे। जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ कहाँ से हुआ? अंजुमन पंजाब लाहौर से जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ हुआ। राइट,
बाकी अंजुमन हिमायत इस्लाम का तो आपको पता होगा 1884 में 1884 में बनी थी। मीर तकी मीर के कितने दीवान हैं? तो मीर तकी मीर के 6 दीवान हैं, राइट। मीर तकी मीर के 6 दीवान हैं। बाकी 72 निश्तर आपने सुना होगा, पिछले लेक्चर में भी बता दिया। मीर के बेहतरीन जो 72 अशार हैं वो 72 निश्तर कहलाते हैं। मस्जिद करतबा अल्लामा इकबाल की शाहकार नज़म है। ये उनके किस मजमूए में शामिल है? बाले जिब्रील के अंदर शामिल है मस्जिद करतबा, ठीक है जी। और बांगे दरा का आपको पता है उनका पहला शेरी मजमूआ था जो छपा। उसके बाद ज़रब कलीम जिसमें लिखा हुआ है कि यानी ऐलान जंग दौरे हाज़िर के ख़िलाफ़। अरमुग़ान हिजाज़ जो उर्दू में भी है, फ़ारसी में भी है, और इकबाल की वफ़ात के बाद शाया हुई थी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू का एक शाहकार मज़मून है। इसको लिखने वाले सजाद हैदर यल्दरम हैं। इनकी बेटी थी कुर्रतुल ऐन हैदर जिन्होंने आग का दरिया लिखा। मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू बोलते हैं, ठीक है जी। और अल्लामा इकबाल की शाहकार नज़्म शिकवा जवाब शिकवा ये बांगे दरा में है और ये मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। मुसद्दस का मतलब ऐसी नज़्म जिसके अंदर हर बंद में 6 मिसरे हों, वो क्या होती है? मुसद्दस। जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों वो होती है मुखम्मस। अल्लामा इकबाल के अव्वलीन मजमूआ कलाम बांगे दरा, इसका दिबाचा किसने लिखा? इसका दिबाचा लिखने वाले सर अब्दुल कादिर थे। 1901 में इन्होंने शाया किया था मखज़न, जो एक रिसाला निकालते थे मखज़न 1901 लाहौर से, और इसके अंदर रुमानियत का रंग गालिब था मखज़न के अंदर 1901 में जो शाया हुआ। खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाए सुखन सुखन होता है मतलब कि आप यूँ कह लो कलाम को कह लो, शायरी के कह लो, अदब को कह लो। तो मतलब कि इन्होंने जो अदब लिखा, जो शायरी लिखी वो बाकमाल थी, इसलिए इनको खुदाए सुखन कहा जाता है, ठीक है। खुदा आपको पता है ना यकता है, तो मतलब कि ये भी अपनी शायरी में यकता थे। तंज़िया और मज़ाहिया शायरी का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? इनमें से कोई नाम दुरुस्त नहीं, वो मैं यहाँ पे लिखना, इसमें आपने मज़ीद आपने देख लेना है कि जैसे तंज़ो मज़ा में क्या उसे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब बड़े मशहूर हैं, लेकिन वो शायरी में नहीं है, वो नसर में है, राइट जी। तो बाकी भी आपने चंद मज़ीद नाम ढूंढ लेने हैं। मजलिस तरक्की अदब का दफ्तर किस शहर में है जी? ये लाहौर में है। ये बनाई गई थी 1954 में। आजकल इसके जो चेयरमैन हैं अब्बास ताबिश साहब हैं। और ये एक सहीफ़ा, ये एक जरीदा छापते हैं रिसाला, उसका नाम है सहीफ़ा, ठीक है जी। मजलिस तरक्की अदब। फिर आपने सुना होगा अकादमी अदबियात पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं। 1976 में इसका आगाज़ हुआ था भुट्टो साहब के दौर में। इसकी चेयरमैन है नजीबा आरिफ साहिबा। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया लिखने के लिए कौन सी सिनफ़ नज़म को इस्तेमाल किया? मुसद्दस को इस्तेमाल किया जी इन्होंने। जब मरसिया लिखे, मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है मतलब कि वो दुख वाली शायरी, दर्द वाली शायरी, किसी की वफ़ात पे शायरी, किसी के ऊपर जुल्म हुआ उसके ऊपर शायरी। गज़ल के सबसे दिल आवेज़ शेर को, सबसे बेहतरीन जो गज़ल का शेर होता है ना, उसको बैतुल गज़ल बोलते हैं। क्या जी? बैतुल गज़ल बोलते हैं, राइट जी। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है मतला। अब आप लोग समझ लें कि मतला क्या होता है। किसी भी गज़ल, नज़म या कसीदे का पहला शेर मतला होता है, ठीक है। इसके अंदर काफ़िया और रदीफ़ दोनों होते हैं। अगर गज़ल, कसीदे या नज़म का दूसरा शेर उसमें भी काफ़िया और रदीफ़ हो तो उसको हुस्न मतला बोलते हैं, और हुस्न मतला को मतला सानी भी बोलते हैं, राइट जी। ये आपने याद रखना है। और मक्ता किसे बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं नज़म का, गज़ल का, कसीदे का जो आखिरी शेर होता है वो क्या होता है? मक्ता। मक्ता होता है काटने की जगह, ठीक है। मतलब यहाँ पे नज़म ख़त्म हो जाती है ना, तो ये मक्ता होता है। मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे ज़्यादा, सबसे कारआमद सिनफ़ नज़म कौन सी है? मसनवी है। आपको पता है मसनवी में दो दो मिसरे होते हैं, दो दो मिसरों का शेर होता है। हर शेर का अपना काफ़िया रदीफ़, हर शेर का अपना काफ़िया रदीफ़, हर शेर का अपना काफ़िया रदीफ़। ये मसनवी है। कता आपने पढ़ लिया। टुकड़ा रुबाई जिसमें 4 मिसरे हों यानी कि 2 अशार हों। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में उनका उर्दू और फ़ारसी कलाम छपा है? अरमुग़ान हिजाज़ में। और अल्लामा इकबाल की नज़म जो है ना इबलीस की मजलिस शूरा, वो भी अरमुग़ान हिजाज़ के अंदर ही है, ठीक है जी। और ये 1938 में छपी थी इकबाल की वफ़ात के बाद जी। अरमुग़ान हिजाज़, अरमुग़ान बोलते हैं जी तोहफ़ा, हिजाज़ मतलब मक्का मदीना का तोहफ़ा। ज़बूर अजम मतलब कि अजमियों की जो ज़बूर है, ज़बूर नाजिल हुई थी ना नबियों में
दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल हुई थी। तो ये कहते हैं कि अजम ज़बूर अजम, मैंने ये जो किताब लिखी है ये अजमियों की ज़बूर है, ऐसे समझे, मतलब इतनी क्वालिटी की किताब है। धनक पर कदम और सात समंदर पार का ताल्लुक़ किस सिनफ़ नसर से है? चूँकि देखो, धनक पर कदम सात समंदर पार, जिस बंदे ने ये सफ़र किया होगा उसी ने लिखा होगा ना, तो ये सफ़रनामा है, ठीक है जी। इस हैयत को, इस सिनफ़ नसर को सफ़रनामा बोलते हैं। आप बीती आपको पता है, जब कोई बंदा अपनी ज़िंदगी पे लिखता है। सवाने उमरी, जब बंदा किसी और की ज़िंदगी पे लिखता है, वो सवाने उमरी होती है। अफ़साना हमारे पास क्या होता है जी, एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख के ऊपर रोशनी डाली जाए, वो अफ़साना होता है। शंबा हफ्ते का कौन सा दिन होता है, इसको आपने समझना है लाजमी। शंबा बोलते हैं हफ्ते वाले दिन को, ठीक है। जो यक शंबा होगा इतवार होगा, दो शंबा जो होगा वो सोमवार होगा, सह शंबा जो होगा वो मंगल होगा, चार शंबा जो होगा वो बुध होगा, और ये सीक्वेंस ऐसे चलती जाती है, ठीक है। पाँच शंबा और छः शंबा, राइट जी। तो शंबा हफ्ता है, फिर आपने यक शंबा इतवार कर देना है, दो शंबा सोमवार कर देना है, सह शंबा सोमवार कर देना है, ठीक है। और ऐसे ही आपने चलते जाना है, नोट कर लेना है इसको। मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ महर नीम रोज़ का मौजू क्या है? तारीख़ है जी। ये मुग़लों की ज़िंदगी के ऊपर इन्होंने लिखी थी जी, मुग़लों की पूरी दास्तान इन्होंने लिखी थी, तारीख़ लिखी थी। ग़ुलाम अब्बास का अफ़साना जो है ओवरकोट, उसके पस मंज़र में किस शहर की सड़कों का ज़िक्र मिलता है? शहर लाहौर की सड़कों का ज़िक्र मिलता है जी। चेरिंग क्रॉस का ज़िक्र मिलता है, जहाँ पे एक क्या उसे बोलते हैं कि ईंटों से लदा हुआ एक ट्रक आता है, और उसको जो है वो अ, उससे उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ओवरकोट वाले नौजवान की, राइट जी। और यहाँ पे लखनऊ का जिक्र आ गया, तो लखनऊ का जो नुमाइंदा है ना, सही, वो ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है, मेहदी अफ़ावी ने 5 अदीबों को उर्दू के अनासर खमसा का है। अनासर आपको पता है, अंसर की जमा अनासर, खमसा बोलते हैं 5 को। हवासे खमसा भी है ना हमारे, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, और ये वो। अब ये 5 अनासर खमसा, ये मतलब कि 5 पिलर जो हैं उर्दू के, उनमें एक नाम है सर सैयद का, फिर हाली का, फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, फिर डिप्टी नज़ीर अहमद का। वो कहते हैं पाँचवा नाम कौन सा है? तो पाँचवा नाम मौलाना शिबली नुमानी का है जी, ठीक है। मौलाना शिबली नुमानी ने सीरत नबवी लिखी है, उनकी डेथ हो गई थी, फिर उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया, राइट जी। फसाना आज़ाद लिखा है जी रतन नाज सरशार ने। ये जो चीज़ें अब मेरे माइंड में आ रही हैं जो अलाइंड है, वो आप यहीं पे नोट कर लें उनको। फसाना आज़ाद किसने लिखा है जी? रतन नाज सरशार ने, फसाना आज़ाद। एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ नहीं है ये लफ्ज़, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो काशगर का इलाका जो है जनाब, ये चीन के अंदर है जी, राइट। अब चंद अल्फाज और भी पूछ लेते हैं कि ये शहर कहाँ पे है। तो कंधार, इसका भी जिक्र है अक्सर इकबाल, और बदख्शां, ये दोनों जनाब अफ़गानिस्तान के प्रोविंस हैं। अफ़गानिस्तान के आपको पता है 34 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। तो उनमें ये दो प्रोविंसेस अफ़गानिस्तान के हैं, कंधार और बदख्शां। और बुखारा का जो शहर है ये उज़्बेकिस्तान के अंदर है, ये आपने याद रखना है। इसका है नशे मन ना बुखारा ना बदख्शां, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान। आगे जी। पाकिस्तान का कौमी तराना कितने मिसरों पर मुश्तमिल है जी? तो ये 15 मिसरों पर मुश्तमिल है जी। कितने मिसरों पर? 15 मिसरों पर मुश्तमिल है, और ये भी शायद के मुसद्दस में लिखा गया है। उसकी जो हैयत है वो मुसद्दस है, आपने इसको ख़ुद भी कंफर्म कर लेना एक दफ़ा, राइट। और आपको पता होगा कि ये अगस्त 1954 के अंदर ये ब्रॉडकास्ट हुआ था, अगस्त 1954 के अंदर ब्रॉडकास्ट हुआ, और ये 80 सेकेंड्स इसकी लेंथ है जी। इसको कंपोज़ करने वाले जो थे अहमद जी छागला थे, अहमद ग़ुलाम अली छागला। इन्होंने इसकी धुन बनाई थी, इसकी सिम्फनी बनाई थी। और इसको लिखने वाले अबू अल हसन हफीज़ुल जलंधरी थे, जिनका असल नाम अबू अल असर था, और इनको शायर इस्लाम भी कहा जाता है। शाहनामा भी इन्होंने लिखी है जी। मुसव्विर मशरिक़ किन को कहा जाता है? मुसव्विर मशरिक़ अब्दुर्रहमान चुग़ताई साहब को कहा जाता है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की पहली स्टैम्प या पाकिस्तान का पहला सिक्का जो है वो शायद चुग़ताई साहब ने डिज़ाइन किया था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सिनफ़े सुखन हाइको, हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं जी? 3 मिसरे होते हैं जी। मोहम्मद अमीन साहब पाकिस्तान में हाइको पे इन्होंने बहुत काम किया, और वो मुल्तान से हैं। अमीन साहब कहाँ से हैं जी? मुल्तान से हैं। ये भी कमीशन ने सवाल पूछा हुआ है एक दफ़ा, इनका नाम है पाकिस्तान में। और आपको पता है हाइको जो है ये जापानी
ये जापान से यूँ समझें ये सिनफ आई है बेसिकली। कहाँ से? हाइको जापान से आई है, ठीक है जी। और यहाँ पे पाकिस्तान पे इस पे काम किया है अमीन साहब ने, वो मुल्तान से हैं। हाइको में 3 मिसरे होते हैं। जब अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो उसे इस्लाह में क्या कहेंगे? इस्तारा कहेंगे, ठीक है जी। जब इनके दरमियान तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो तो मजाज मुरसल होता है। मोहम्मद दीन फ़ौक को शायर मशरी, शायर कश्मीर और मुजद्दिद कशामरा के अलकाब बाद किसने दिए थे? अल्लामा इकबाल ने, ठीक है जी। मोहम्मद दीन फ़ौक को शायर कश्मीर कहा जाता है। कभी सिंदबाद जहाज़ी और कभी कोलंबस के कलमी नाम से फ़काया कालम कौन लिखते थे? चिराग हसन हसरत साहब लिखते थे। कभी ये अपना नाम सिंदबाद जहाज़ी कहते थे, कभी कहते थे कोलंबस अपने आप को। अंडरस्टैंड जी। चलें आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास है तारीख़ी नावल लिखने के अतबार से उर्दू का वाल्टर स्कॉट। तारीख़ी नावल लिखे हैं सारे अब्दुल हलीम शरर साहब ने जी। इनको उर्दू का वाल्टर स्कॉट भी कहा जाता है। आपको याद होगा अब्दुल हलीम शरर साहब ने कौन सा नावल लिखा था? फिरदौस बरीं, जो कि फ़िरका बातनिया के ऊपर था। शेख अली वजूदी आपको याद हो गया। हुसैन और ज़मुर्द जो फ़ीमेल और मेल करैक्टर्स थे। पंजाब यूनिवर्सिटी और डेंटल कॉलेज के शोबा उर्दू से शाये होने वाले तहकीकी मुजल्ले का नाम क्या है जी? बाज़ याफ्त और डेंटल कॉलेज से निकलता है जी। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का है जी शेर। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं ये रईसुल अहरार थे, राइट जी। उर्दू क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम, मतलब कि क्लासिक और मॉडर्न शायरी जिस बंदे के अंदर ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम मौजूद थी वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब थे। हसरत मोहानी को रईसुल मुतगज़्ज़लीन भी कहा जाता है, गज़ल का रईस है जी। अल्लामा इकबाल आपको पता है शायर मशरिक़ इनको कहा जाता है। और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आपको वो ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। ऐसा शागिर्द उस्ताद को मुहक्किक और मुहक्किक को मुहक्किक तर बना देता है। अल्लामा इकबाल ने ये बात किसके बारे में की थी? अपने उस्ताद थॉमस आर्नल्ड के नाम की थी, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड के नाम। क्योंकि उन्हीं की वजह से इकबाल कहा जाता है कि शायर बने थे। इन्होंने देखा था कि इकबाल के अंदर ये टैलेंट है, फिर उन्होंने बड़ी पजीराई की इकबाल की। अगला सवाल है जी, आगा हशर कश्मीरी कहाँ दफन है? तो वो लाहौर के अंदर आगा हशर कश्मीरी दफन है। और इसके अलावा और भी आपने नाम सुना होगा, इकबाल की भी वहीं पे तदफीन हुई है। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की भी वहीं पे तदफीन है। जहांगीर की भी, नूर जहाँ की भी वहीं पे तदफीन है। उनका मकबरा वहाँ पे है जी, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान हफीज़ जलंधरी साहब जो हैं वो भी लाहौर के अंदर ही हैं। सर सैयद अहमद ख़ान किस मारूफ शायर से अपनी किताब का दिबाचा लिखवाना चाहते थे? मिर्ज़ा गालिब से, राइट जी। इन उनके खतूत की तादाद का अंदाज़ा कमो बेश 1 लाख से ऊपर है। ये बात वसूख से किस हस्ती के बारे में कही जा सकती है? मौलवी अब्दुल हक के बारे में। अल्लामा इकबाल की उस तसनीफ़ का नाम क्या है जो इक़्तिसादियात में उर्दू में पहली तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल की जो सबसे पहली किताब थी ना, नसरी किताब, वो इल्मुल इक़्तिसाद थी, मतलब इकनॉमिक्स के ऊपर ये किताब थी, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ना, तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, ये अल्लामा इकबाल के एक्चुअली 6 खुतबात थे। और ये 1930 में छपे थे। 6 खुतबात थे इकबाल के। ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। आगे है जी, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिनफ़ नज़म को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है? मसनवी को। मसनवी का मतलब, मसना मतलब होता है दो मिसरों का एक शेर, हर उसका अपना काफ़िया रदीफ़। ये शेर इसका अपना काफ़िया रदीफ़, ये शेर इसका अपना काफ़िया रदीफ़। और अल्लामा इकबाल का जो है ना साकी नामा, वो मसनवी की खूबसूरत शक्ल है। उसमें वो अशार हैं कि हुआ खैमज़न कारवान बहार, इरम बन गया दामन कोहसार, गुलो नरगिसो सोसनो नस्तरन, शहीद अज़ल लाला खूनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में, फ़ज़ा नीली नीली हवा में सुरूर, ठहरते नहीं आशियाँ में तुयूर। ठीक है, ये चंद अशार मुझे याद थे, मैंने कहा आपको बता दूँ। शायरी में सोकियाना, फरसूदा और पामाल अल्फाज का इस्तेमाल, मतलब कि बिल्कुल स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड अल्फाज का इस्तेमाल करना शायरी में, इसको इब्तज़ाल बोलते हैं। बस जवाल से इस तरह याद रखें, मतलब जब इतने कम लेवल के अल्फाज आप यूज़ करेंगे तो वो इब्तज़ाल होता है। और गराबत बोलते हैं जब शायरी के अंदर कोई अनोखा या कोई अनोखी चीज़ कर दी जाए, वो गराबत होती है जी। आज मुझसा नहीं ज़माने में शायरे
लफ्ज़ गोए खुशगुफ्तार, शायर नग़्ज़ गो और खुशगुफ्तार की ताल्ली किसे ज़ेब देती है? मिर्ज़ा गालिब को। अब शायराना तअल्ली क्या होती है? जब शायर अपनी तारीफ़ ख़ुद बयान करे, शायराना तअल्ली। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, इनको ख़ाक़ानी हिंद भी कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब को निज़ामे जंग का टाइटल दिया गया था। मोमिन ख़ान मोमिन को कहा जाता है कि मामला फ़हमी में ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे, मामला फ़हमी में। मिर्ज़ा दाग दहलवी ये इकबाल के उस्ताद थे, इनके बारे में इकबाल ने लिखा था, हू बहू खींचेगा दर्द की तस्वीर कौन, उठ गया नावक शिकन मारेगा दिल पे तीर कौन। ये भी सवाल पूछा गया कि ये शायर इकबाल ने किसके बारे में लिखे थे? नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी के बारे में। लिसानुल असर किसे कहा जाता है? लिसान बोलते हैं ज़ुबान को, असर बोलते हैं ज़माना। मतलब ज़ुबाने की ज़ुबान किसको कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को। अकबर इलाहाबादी इकबाल के उस्ताद थे और इन्होंने मगरबी तहज़ीब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। आगे हमारे पास है जी, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारागर्दी की डायरी इब्ने बतूता के ताक़ुब में। ये लिखे हैं जी इब्ने इंशा ने, राइट। जमालो जलाल रिमझिम शोला गुल, ये किसने लिखे हैं जी? अहमद नदीम कासमी साहब। कासमी साहब तरक्की पसंद तहरीक के मेंबर थे और इनका वो खूबसूरत शेर आपने सुना होगा, आज तो कुछ और ही एजाज़ दिखाया जाए, शाम के बाद भी ना सूरज बुझाया जाए, नए इंसान से तारुफ़ हुआ जो बोला, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। आगे है हमारे पास जनाब अशुफ्ता बयानी मेरी, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं जी? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब इसके मुसन्निफ़ हैं जी। अशुफ्ता बयानी मेरी पतरस बुखारी की किताब है, पतरस के मज़ामीन। शफ़ीकुर रहमान साहब की किताब है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इब्ने इंशा की चंद किताबें ऊपर आ गई हैं। उर्दू में बाशमूल हमज़ा, अगर उर्दू हरूफ तहजी में हमज़ा को भी हम ऐड कर लें तो कितनी तादाद बनती है? 37 तादाद बनती है, 37। ठीक है। उर्दू के हरूफ अबजद जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें मनकूत हरूफ कितने हैं? मनकूत और गैर मनकूत को समझ लें। मनकूत वो होते हैं जिनके अंदर नुक्ता आता है, नुक्ते वाले हरूफ, मतलब कि देखिए बे के अंदर नुक्ता है, ते के अंदर नुक्ता है, से के अंदर नुक्ता है, तो नुक्ते वाले हरूफ कितने हैं? 17। तो बाकी सारे गैर मनकूत हैं जी। उर्दू गज़ल का बाबा आदम किसे कहते हैं जी? वली दखनी को उर्दू गज़ल का बाबा आदम बोलते हैं जी। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने किस दरबारी शायर को ख़ाक़ानी हिंद का लक़ब दिया था? ख़ाक़ानी हिंद उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ को बोलते थे और ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। आगे है जी, ना आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। ठीक है जी। अब ये जो शेर है वो पूछता है, अलामा इकबाल की गज़ल के इस शेर को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इसको मतला कहेंगे। ये पहला शेर है। उसकी वजह क्या है कि जो भी मतला होता है उसमें काफ़िया भी होता है, उसमें रतीफ़ भी होता है। ठीक है। अब इसमें काफ़िया देखें जी, काफ़िया इसमें तकरार है और आर है, ये काफ़िया आ गया हमारे पास। ये हम हाईलाइट करते हैं जी, ये तकरार और ये आर, ये काफ़िया है। ठीक हो गया, काफ़िया में मिल गया। अब हम रदीफ़ ढूंढते हैं, रदीफ़ और काफ़िया हुआ तो ये मतलब बनेगा क्या थी, क्या थी। रदीफ़ क्या होता है? जो सेम लफ्ज़ बार बार दोहराए जाएं। तो ये हमारे पास आ गया जी, अंडरस्टैंड। आगे हमारे पास है जी, हाँ ये भी सुने, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। राइट, ये भी हमारे पास मतला है, अंडरस्टैंड। अब मतला आपको पता चल गया, किसी गज़ल कसीदे या नज़्म का पहला शेर जो होता है वो मतला होता है, उसमें काफ़ी और रदीफ़ का होना ज़रूरी है। अगर पहले शेर के बाद दूसरे शेर में भी काफ़ी और रदीफ़ आ जाए तो उसको उसने मतला भी बोलते हैं और उसको मतला सानी भी बोलते हैं। राइट, ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। सवाल नंबर 85 के शेर में काफ़िया क्या है जी? तकरार और आर। सवाल नंबर 85 के शेर में रदीफ़ क्या है? क्या थी, क्या थी। ये आपके पास क्या है जी? ये बस आपके पास वो है। रेख्ता उर्दू का कदीम नाम है, लेकिन रेख्ती से क्या मुराद है? औरत की जानब से इजहार इश्क, इसको बोलते हैं रेख्ती। अंडरस्टैंड जी। अदब की इस्तिलाह में तारीख़ गोई किसे बोलते हैं? सवाल रिपीट हुआ है। हरूफ के अदद से साल बरामद करना तारीख़ गोई है। फ़रहंग आमरा किसने लिखी है जी? अब्दुल्ला ख़ुशकी ने। दर्ज ज़िल दास्तानों में कौन सी दास्तान फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के प्लेटफार्म से लिखी गई? अब फ़ोर्ट विलियम कॉलेज क्या था जी? सबसे पहले जवाब देख लें इसका, बागो बहार लिखी गई थी जी। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता के अंदर कायम किया गया था। ये लॉर्ड वेलेस्ले ने किया था कायम, और इसके पहले जो हेड थे तर्जमा ट्रांसलेशन वाले सेक्शन के, वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। अंडरस्टैंड जी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर रह रहे थे
उनको इंडियन ज़ुबानों से आशना किया जा सके, इंडियन कल्चर से आशना किया जा सके, इसलिए जनाब ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के अंदर बनाया गया था। अंडरस्टैंड हुई बात? इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और देख लें आप। हाँ, ये देखें जी, अलबत्ता नसर का बाकायदा आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से हुआ, 1800 में तामीर किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था कलकत्ते के अंदर, और इसके निगरान थे जॉन गिलक्राइस्ट, राइट जी। अब फिर उन्होंने पूछा, दास्तान बागो बहार लिखी गई यहाँ से, और ये बागो बहार इसको लिखने वाले मीर अमन थे, ये आपने याद रखना है, मीर अमन ने लिखी थी बागो बहार, ठीक है। इसको फिर नए तरीके से आके लिखा गया था, नौ तर्ज मुरस्सा, अता हुसैन ख़ान तहसीन ने लिखा था इसको अपने अपने तरीके के अंदर, अपने अंदाज में। अता हुसैन ख़ान तहसीन ने दास्तान बागो बहार को नए टाइटल से लिखा, नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से, ठीक है। हैदर बख्श हैदरी ने हातम ताई के किस्से को आराइश महफिल के नाम से लिखा। आराइश महफिल किसने लिखी है? हैदर बख्श हैदरी ने। तोता कहानी भी हैदर बख्श हैदरी ने लिखी है, ठीक है। तो मीर अमन ने बागो बहार लिखी थी, जो 1802 में छपी, राइट जी। फिर रानी केतकी और कंवर दे भान, ये भी उधर से छपा था। फसाना अजाइब रजब अली बेग सरवर ने लिखा, ये भी उधर से ही छपा था, ये आपने याद रखना है। फिर दास्तान अमीर हमजा तिलिस्म ओशरबा, ये भी उधर से ही छपे थे, ठीक है जी। चलें वापस आ जाएं जिसमें हम अब बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी की। 1857 की जंग के बाद मुग़ल बादशाहों की ख़वातीन के साथ जो कुछ हुआ वो बेगमात के आंसू में लिखा हुआ है। हफ़ीज़ जलंधरी की शोरा आफाक तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम, ये मसनवी की शक्ल में लिखी गई है हफ़ीज़ जलंधरी की, ठीक है। कौन सा जुमला दुरुस्त है? मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आगे है जी, मसनवी सहरुल बयान और मसनवी गुलजार नसीम की सबसे नुमायाँ खूबी, ज़ुबान और बयान की सादगी और बेसाख्तगी इसमें शामिल है जी। लें जी, हमारे पास आखिरी चंद सवाल हैं। अकबर अल आबादी के कलाम में सबसे ज़्यादा नुमायाँ क्या है? मगरबी माशरे की तनकीद। सजदा शुक्र में है शाख समरदार हर एक, देख कर बाग़ जहाँ में कर में इज़्ज़ो जल, देख कर बाग़ जहाँ में कर में इज़्ज़ो जल, ठीक है। इसमें उसने तालील है। अब उसने तालील किसे बोलते हैं? उसने तालील बोलते हैं कि शायर कोई ऐसी बात करे कि जो मतलब कि ऐसा लगे कि यार ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन इतने खूबसूरत अल्फाज में बयान करे कि वाकई दिल वो मानने के लिए तैयार हो जाए कि वाकई ही ऐसा है। अब आपको पता है कि शाखें तो झुकी होती हैं, लेकिन शायर ने क्या कह दिया कि अल्लाह ताला के करम को देख के जो है वो समरदार शाखें जो हैं वो झुक चुकी हैं। अंडरस्टैंड जी। तो इसमें हुस्न तालील का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब मज़ीद जो हमारे पास सुनफ़े सखन हैं उनको हम देख लेते हैं जी, कौन कौन सी हैं हमारे पास। ये हम देख लेते हैं जी, चलें हम इसको पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जनाब इसमें सनत तज़ाद। सनत तज़ाद क्या होती है हमारे पास? इल्म बदी की इस्लाह में कलाम में ऐसे दो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों या एक दूसरे के उल्ट हों, वो सनत तज़ाद होगी। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम देखते हैं जी उल्ट अल्फाज कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें, ना मतलब है गदाई से, ना ख्वाहिश है कि शाही हो, इलाही हो वही जो कुछ के मर्ज़ी इलाही हो। अब देखो ये दो मुख्तलिफ अपोजिट अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, गदाई और शाही। गदाई होती है फ़कीरपन और शाही होता है बादशाही। तो ये सनत तज़ाद है आपकी इस्तेमाल हुई है। आगे है जी सनत तकरार। तकरार का मतलब बार बार आना किसी चीज़ का, दोबारा रिपीट होना, ठीक है। देखिए, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। देखें, ख़याबां ख़याबां तकरार दो दफ़ा उन्होंने बोल दिया, लिख दिया जी। तो ये उसने तकरार है। ये देखें, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ये भी उसने तकरार है। अंडरस्टैंड जी। आगे चलें जी। फिर सनत तलमी है। तलमी मैंने आपको बता दिया, जब भी किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो तो तलमी होती है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम। ये ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। आगे देखें जी, हमने क्या क्या ना तेरे गम में ए महबूब किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। तो ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, तो ये भी तारीख़ की तरफ एक इशारा है। तो ये तलमी है। तारीख़ तेज़ है और तलमी भी तेज़ है।
आगे सनत मुबालगा है जी। सनत मुबालगा मतलब कि कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे किसी शख्स, शय, वصف या कैफियत का बयान हो, खा वो बतौर तारीफ़ या मज़म्मत हो, लेकिन इस तरह हो कि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना, वो सनत मुबालगा होता है जी। बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को पेश करना। देखिए सुने अब शेर। गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये मीर अनीस ने मरसिया लिखा है और मरसिया में उसने करबला की कैफियत बयान की है कि अगर कोई दाना ज़मीन के ऊपर गिरता था ना, गंदम का, किसी भी चीज़ का, तो वो भुन जाता था फ़ौरन। अब देखिए उन्होंने, गर्मी तो थी वहाँ पे, वाकई थी, लेकिन जिस तरह उसका उसमें मुबालगा आराई की है मीर अनीस ने, इसको बोलते हैं सनत मुबालगा। बात को एग्जैजरेट करना, उसमें गुलू कर जाना किसी बात में। अब आगे है जी सनत मिराआतुन नज़ीर उस सनतकारी का नाम है जिसके ज़रिए कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो एक ही रियायत का, एक ही कबील के हों। मतलब कि एक ही कैटेगरी से जो अल्फाज ताल्लुक़ रखते हों, जब उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो सनत मिराआतुन नज़ीर होगी। अब सुने। गुबार आलूदा रंगो नस्ब हैं बालो पर तेरे, तू वह मुर्गे हरम उड़ने से पहले परफशां हो जा। अच्छा, गुबार आलूदा, रंगो नस्ब, रंग और नस्ब आपको पता है ये एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं, ठीक है। बालों पर, ये भी एक कैटेगरी के अल्फाज है ना, तो ये हमारे पास मिराअतुन नज़ीर है। अंडरस्टैंड जी। आगे देखें। ज़िंदगी की हकीकत कोहकन के दिल से पोछ, जुए शीराओ तीशियो संग तीशाओ संगे गिरां है ज़िंदगी। अब ये तीन अल्फाज एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है जी। तीशाओ संगे गिरां है ज़िंदगी। ये सही है। आप देखें, आपको यहाँ से गुल भला कुछ तो बहारें हैं सबा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। अब देखें, गुल, ठीक है, बहार, सबा हवा को बोलते हैं, गुंचे, ठीक है, और मुरझा जाना, ये सारे एक ही कैटेगरी के अल्फाज हैं, एक ही कबील के, एक ही रियायत के लफ्ज़ हैं, इसलिए ये मिराअतुन नज़ीर है जी। ठीक है जी। अब उसने तालील को देखें जी। उसने तालील इल्म बदी की सबसे दिलकश सनत है। इसका इस्तेमाल शायर के गहरे शऊर की दलील होता है। उसने तालील से मुराद किसी बात की ऐसी इल्लत, किसी बात की ऐसी वजह, किसी बात का ऐसा सबब बयान करना जो उसकी असल इल्लत, असल सबब, असल वजह ना हो, लेकिन शायर इतने खूबसूरत अल्फाज में बयान करे कि जी चाहे कि यार ये बात बिल्कुल ठीक है, जी चाहे कि इस बात को मैं तस्लीम कर लूँ, मान लूँ। अब सुने। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। अब मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि लाला और गुल, आपको पता है ना, फूल हैं। वो कहता है कि जो खूबसूरत इंसान मर जाते हैं ना, तो जहाँ पे उनकी तदफीन होती है वहाँ से इतने खूबसूरत फूल जो हैं वो फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस खूबसूरती और हुस्न के साथ उन्होंने बयान किया है, वाकई ऐसे लगता है कि ये हुस्न तालील ही है। अंडरस्टैंड जी। आगे एक और शेर देखें जी। सजदा शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बाग जहाँ में कर में इज़्ज़ो-जल। अल्लाह का फजल करम देख के बाग के अंदर हर शाख जो है वो सजदे में गिर गई है। अब सनत ईहाम है जी। सनत ईहाम क्या होती है? इसका मतलब होता है वहम में डालना या कोई बात छुपाना। मतलब कि एक लफ्ज़ के दो मानी होते हैं, एक करीब का, दूसरा बैद का। ठीक है, ता मुतकल्लम बैद के मानी मुराद ले, दूर के मानी जो है वो मुतकल्लम मुराद लेता है। ठीक है। बसते हैं तेरे साया में सब शेख बरहमन, आबाद है तुझसे ही तो घर दैरो हरम का। अंडरस्टैंड। तो ये बात आपको यहाँ तक हो गई होगी क्लियर, आई होप। नहीं जी, यहाँ तक चीज़ें आपको हुई क्लियर। अब हम आगे देख लेते हैं जी चंद चीज़ें और। सनत तज़मीन। सनत तज़मीन क्या बोलते हैं जी? जब शायर अपने कलाम में किसी दूसरे शायर के कलाम से कोई मिसरा या शेर इस तरह लाए कि उससे कोई ये ख्याल ना आए कि यार इसने चोरी की है, बल्कि शायर उसमें वाज़े तौर पे इन्वर्टेड कॉमास में बता देता है कि यार ये शेर मैंने किसी और का लिया है। ठीक है जी, वो तज़मीन होती है। तज़मीन, किसी और का शेर या मिसरा अपने कलाम में ऐड करना, सनत तज़मीन होती है। जैसे तेरी उल्फत की अगर ना हो हरारत दिल में, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अब ये इकबाल का अपना मिसरा है और ये उन्होंने मिर्ज़ा गालिब से लिया है, लेकिन ये देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ताकि ये चले कि उन्होंने चोरी नहीं की उनके कलाम से। ठीक है। कभी लिखी नहीं दरख्वास्त हमने इंग्लिश में, कभी लिखी नहीं हमने दरख्वास्त इंग्लिश में, सुबाने गैर से क्या शर आरजू करते। अब ये देखें, ये मिसरा उन्होंने
किससे ली है? ख्वाजा हैदर अली आतिश से। वो उन्होंने कहा था कि पयाम्बर मयस्सर ना हुआ तो क्या खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शर आरजू करते। ठीक है, तो ये सैयद मोहम्मद जाफरी साहब ने तज़मीन की है अपने कलाम में। अंडरस्टैंड जी। तो ये आपके पास थी सारी चीज़ें जी, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। अब हम वापस चलते हैं जी। वापस जब चलते हैं तो हमारे पास लें ये सारी चीज़ें तज़ाद अब आपको क्लियर है, मिरातुन नज़ीर क्लियर है, उसने तालील क्लियर है जी। रिंद ख़राब हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पड़ी क्या, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू। अब रिंद होता है शराब पीने वाला, मस्त हाल, और जाहिद होता है इबादत गुजार। तो कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तज़ाद। फलाहत में बेमिसलो यकता हुए वो, सियाहत में मशहूर दुनिया हुए वो। फलाहत बोलते हैं खेती बाड़ी को, तो इसका जवाब है खेती बाड़ी। अहले ज़मीन को नुस्खा ज़िंदगी दवाम है, खूने जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी। सुखनवरी के मानी है शायरी के। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। चलो ये आपका भी लेक्चर हुआ मुकम्मल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो बेचारे एकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, और ताकि किसी बंदे की ज़िंदगी में आपकी वजह से इम्पेक्ट हो जाए, तो ये बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। थैंक यू सो मच।